सवाल ये उठ रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये कहता है कि आप ये साझा करें। क्या छुपा रहे हैं चुनाव आयोग बार बार इन बातों से? ज्ञानेश कुमार के लिए चिंता की बात यह है कि जिस तरह के एग्रेशन को वो इस वक्त लोगों की तरफ से झेल रहे हैं, क्या वो उसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। राहुल गांधी अब लीगल गलियों में, ये कहा जाए कानूनी गलियों में, कोई नए खिलाड़ी नहीं है। उन्हें कई चीजें झेलनी पड़ी हैं पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में, जिससे अब वो लीगल फाइट से शायद नहीं डर रहे हैं और बिंदास होकर के तमाम तरह की तस्वीर सामने रख रहे हैं। इस वक्त जनता के सामने एक बहुत बड़ी चीज है, या तो वो कंफ्यूज है या फिर वो नैरेटिव में बह चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बड़ी बात यह है कि ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सभी लोग देख चुके हैं और उसके बाद ये भी देख चुके हैं कि कैसे उनकी आलोचना हुई। जगह जगह, गली गली, मोहल्ले, सोशल मीडिया पर जगह जगह चर्चा होने लगी और चुनाव आयोग का तो नाम इस वक्त विपक्ष ने इस तरह से चुनाव में जगह जगह जाकर लेना शुरू कर दिया है कि वोट चोरी उसका एक सिनोनिमस हो गया है, यानी कि उसका एक पर्याय बन चुका है। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग के लिए, यानी कि ज्ञानेश कुमार जी के लिए यह है कि वो कैसे इस पूरे संकट से बाहर निकलेंगे। क्या वो इस संकट से बाहर निकल जाएंगे या फिर हार मान लेंगे? पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो अधिकारी हैं जिन्होंने 370 जब कश्मीर से हटाई गई थी धारा, उस वक्त उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए, यानी कि आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और याद करें तो आपको याद आएगा कि कैसे उमर अब्दुल्ला, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। महबूबा मुफ्ती जो है उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, जो कि खुद एनडीए की अलायंस थी, और तमाम तरह की चीजें उस वक्त देखने को मिली थी, तमाम आवाजें उठी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में नेटवर्क जो है वो पूरा बंद कर दिया गया था, कई दिनों तक इंटरनेट नहीं था, बहुत कुछ हुआ, जिसको लेकर के फिर बाद में अमित शाह जी ने बतौर होम मिनिस्टर ये लोगों को कन्विंस भी करना शुरू किया और पार्लियामेंट में भी जाकर कहा कि आप जाइए, घूम कर आइए तमाम चीजें। बड़ी बात अब यहां ये है, मैं ये सारी पीछे की बात इसलिए बता रही हूं कि ज्ञानेश कुमार ये सारी चीजें कई हिस्सा बन चुके हैं, अमित शाह के खास आदमियों में से हैं, अमित शाह के खास प्रोजेक्ट को हैंडल करने वालों में से हैं। और अगर चुनाव आयोग में वो मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठकर तमाम जिम्मेदारियां इस वक्त देख रहे हैं, आलोचनाएं झेल रहे हैं, जिसमें उनका परिवार पर भी, उनके घर जो है आगरा में, उस पर अटैक किया गया, जिसमें उनकी बेटी जो कि गौतम बुद्ध नगर की डीएम है, अभी कुछ वक्त पहले बनी है, और उनको भी अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद करना पड़ा, परेशान होकर कह रही है कि लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं इन सब चीजों की वजह से। यानी कि इस पोजीशन पर बैठे हुए लोगों को ये तो अंदाजा हो गया है कि आम जन में एक बड़ा रोष है, वोट चोरी वाली बात उसके जहन में घुस चुकी है। एक जमाने में 2014 के चुनाव के वक्त में अगर आप देखें तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे और पप्पू और राहुल गांधी ये पर्याय बनाने में उन्होंने एक नैरेटिव में वो कामयाब हुए, इसलिए नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। अब वहीं पर वही राहुल गांधी अब वोट चोरी का नैरेटिव बनाकर बीजेपी के लिए एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर चुके हैं और इस पहाड़ पर सबसे ज्यादा गिरने का डर जिसे है वो है ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुरी तरह फंस गए, कई चीजों में फंस गए। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अंदाज था, उनके कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी, ये दोनों ही बातें कह रही थी, भाषाएं साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें एक तरफ ये लग रहा था कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम लोगों से निपट लूंगा, दूसरी तरफ ये लग रहा था कि उनके अंदर एक डर है कि पता नहीं कि इस तरह से अब रिएक्शंस आएंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई शायरी नहीं की थी, लेकिन डायलॉग्स बहुत बोले थे। हालांकि राजीव कुमार जी की याद नहीं आई इसीलिए शायद, क्योंकि उनके डायलॉग्स में हम बिजी हो गए, सुन रहे थे कि देखिए बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरह से कही हैं जो कि एक फिल्मी डायलॉग की तरह थी। अब खैर उस पर भी काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत बड़ी है। अब इलेक्शन कमीशन जो लगातार कई दिनों से अपने मैसेजेस भेज रहा है, कभी पहले सूत्र के हवाले से खबर भेज रहा था, हम लोग को जब संदेश आते हैं तो उसके अंदर वो ये देते हैं कि ये खबर सूत्र, चुनाव आयोग सूत्र, खुद चुनाव आयोग सूत्र बन गए हैं। चुनाव आयोग से खबर आती है, चुनाव आयोग सूत्र के नाम से आती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम तरह के घोड़े खुल चुके हैं चुनाव आयोग, उसके बाद भी वो घिरे हुए हैं।
तमाम विपक्षी दल जब उन तक जा रहे थे तो फिर धरना हुआ, अखिलेश यादव बैरिकेड लांग गए, फिर सब तमाम लोग थाने पहुंचे, फिर वहां से अरेस्टिंग का सब लोगों को रिहा किया गया, मतलब वहां से फ्री हुए। चलिए जी, लेकिन चुनाव आयोग फ्री नहीं हो पा रहा है जी। इलेक्शन कमीशन ने हलफनामे की जो बात की वो अपने आप में एक बड़ा मजाक बनकर रह चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा तो अखिलेश यादव ने अपने वो 18,000 हलफनामे जो हैं वो आगे कर दिए कि पहले आप इन्हीं का जवाब दे दीजिए, 2022 से दिए हुए हैं। राजीव कुमार जी ने तो सुना नहीं था, आप अगर इतने तंदुरुस्त हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन उस सबको भी ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग विपक्ष की बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, उस पर अटैकिंग के मोड में रहता है। यानी कि जब हलफनामे की जानकारी उन्हें दी गई तो उन्हें गलत साबित करने में उनको ज्यादा दिलचस्पी नजर आ रही है, बजाय इसके कि उस बात को सीरियसली कंसीडर किया जाए। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कहानी अब आकर के एक ऐसी जगह पर रुक गई है जहां कुछ नहीं है। अब उन्हें लग रहा है कि मेरा बचाव सामने वाले पर हमले से शायद हो सकता है। खैर, ये ईसीआई ने तो नहीं किया है, एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और ये कहा गया है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी, इन दोनों की जो भी ये बातें बोल रहे हैं वोट चोरी को लेकर, इस पर एक जांच करने के लिए टीम गठित की जाए, इनकी जांच की जाए पूरी। और ये कहा गया है कि भाई अब ये दोनों लोग जो हैं ये तो हो ही, साथ में इनकी जो पार्टी है उसका मान्यता रद्द कर दी जाए। अब मान्यता रद्द करने की बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है जनहित याचिका के द्वारा। अब बात यह है कि मान्यता रद्द करने का जो अधिकार है वो इधर चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग भी ऐसे नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठ जाएगा और किसी भी पार्टी की मान्यता रद्द कर देगा। ये सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक जानकारी के मुताबिक है। कितनी खूबसूरत बात है। हमारे देश में इतने साल पहले 1947 में जब हमें आजादी मिली, उस वक्त ऐसे जहन थे, ऐसे दिमाग तेज थे, ऐसे लोग थे और ऐसी अच्छी नीयत थी कि उन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, एक ऐसा संविधान हमारा बनाया जिसमें आने वाले वर्षों में भी कोई उसे लांघ नहीं सकता है, उस किताब के पन्नों को हिला नहीं सकता है, उसे दबा नहीं सकता है। शायद यही वजह है कि उन तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज को उन्होंने उस वक्त समझ लिया और आज की तारीख में वो तमाम चीजें चुनौती बनी हुई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चाह करके भी वो सब चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब रास्ता घुमा करके ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर कोशिश ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा दी गई है और ये दो बातें रखी गई हैं कि कांग्रेस का मान्यता रद्द की जाए राजनीतिक पार्टी की, और उसके अलावा जो है राहुल गांधी और खड़गे की जांच की जाए। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग राजीव कुमार के दौरान जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त किस तरह से शिवसेना के सिंबल को लेकर खेल हुआ था, तमाम देखते रह गए थे, चिंता की बात थी, बहुत कुछ हुआ था। एक फॉर्मूले में अगर आप पास हो जाएं तो दूसरा फॉर्मूला भी पास कर जाएं, इसके लिए अभी मुझे लगता है विपक्ष बहुत तैयार हो गया है। इतना भी आसान नहीं होगा। पहले मैं आपको बता दूं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर 29 जुलाई से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ईसीआई को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों के कारण वेबसाइट पर डाल दें, मतलब इनके नाम डालें, इनके कारण बताएं कैसे हटाएगा, ये डाला जाए। 12, 13 और 14 और 18 अगस्त तक सुनवाई में कई अपडेट आए। ईसीआई ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए छूटे हुए नामों को विभिन्न जिलों के वेबसाइट पर फिर अपलोड कर दिया। मुझे इससे एक बात याद आ रही है, जिस तरह से अब ज्ञानेश कुमार जी को मजबूरन ये सब अपलोड करना पड़ा, जिसे वो पहले भी कर सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमने दे दी है लिस्ट आपको, तो अपलोड भी कर सकते थे। खैर, इससे मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके राजीव कुमार जी की याद आ रही है, जो कि आजकल दिख नहीं रहे हैं, उनकी चर्चा भी काफी हो रही है। सवाल इस बात का है कि इस वक्त अगर हम बात करते हैं राजीव कुमार जी की, तो क्यों, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? दरअसल इसी तरह से आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला था, ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा उठा था चंद्रचूड़ की बेंच में, जो कि पूर्व सीजीआई हैं, उनकी बेंच में मुद्दा उठा और यह चर्चा हुई कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है इसकी जानकारी साझा की जाए, बताया जाए किसने किसको कितना पैसा दिया, कब दिया। ये सारी चीजें आपके पब्लिक डोमेन पर होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी चुनाव पैसे के दम पर बड़े लेवल पर लड़ रही है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का आरोप था। बहुत कुछ हुआ, आगे पीछे डेट तारीखें तमाम चीजें चलती रही, लेकिन अंत में जाकर
सुप्रीम कोर्ट को ये अपना सख्त आदेश देना पड़ा कि भाई साहब आप ये सारी जानकारी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर साझा करे। सवाल ये उठ रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये कहता है कि आप ये साझा करें, क्या छुपा रहा है चुनाव आयोग बार बार इन बातों से? और असर हुआ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वो जानकारी साझा की गई वेबसाइट पर तो पता लगता है कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तमाम जानकारी खुल के सामने आई। कई मंत्रियों की तो यहां पर ऐसे होश फाख्ता हुए क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके मंत्रालय के साथ में जो कंपनियां डील कर रही हैं वो दरअसल सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कहां कितना पैसा दे रही हैं। तो यहां पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट सामने निकल के आए थे। बड़ी बात यह है कि राजीव कुमार को वो लिस्ट पब्लिक डोमेन पर डालनी पड़ी और लिस्ट के आने के बाद लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसे अच्छा खासा बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसके बाद यह बात तय हो गई कि भाई सत्ता पक्ष जो है वो अच्छे खासे पैसे बटोर रहा है। और ये बात लोगों के जहन पर आई और जहन पर आने के बाद यहां पर नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर संसद में ये बोल चुके थे कि मैं अब अगले चुनाव में 400 पार करूंगा, उनके लिए यहां पे मुश्किलें खड़ी हो गई और यहां पर 300 का भी आंकड़ा वो छू नहीं पाए। तो यहां पता लगता है कि इन तमाम तरह की तस्वीरों के असर क्या निकल के आते हैं। ज्ञानेश कुमार के लिए चिंता की बात यह है कि जिस तरह के एग्रेशन को वो इस वक्त लोगों की तरफ से झेल रहे हैं, क्या वो उसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। हालांकि उन्हें सीधा सीधा एक अलग तरह की बैकिंग सपोर्ट मिल रहा है और लोग उसकी चर्चा अक्सर करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह के खास हैं ये, इसीलिए इनके बच्चों की अच्छी पोस्टिंग भी हुई है। और इस वक्त ज्ञानेश कुमार भी अपना जो धर्म है वो देश के प्रति ना सही बल्कि एक पार्टी के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति जरूर निभा रहे हैं। क्या वाकई में इस देश में इस तरह की परिस्थितियां आगे चलेंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाकर राहुल गांधी और खड़गे और उनकी पार्टी के खिलाफ जो एक्शन लेने की बात की गई है, क्या वाकई में वो हो पाएगी या फिर ये उल्टा पड़ जाएगा मामला आगे जाकर? क्योंकि राहुल गांधी अब लीगल गलियों में, ये कहा जाए कानूनी गलियों में कोई नए खिलाड़ी नहीं है। उन्हें कई चीजें झेलनी पड़ी हैं पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में, जिससे अब वो लीगल फाइट से शायद नहीं डर रहे हैं और बिंदास होकर के तमाम तरह की तस्वीर सामने रख रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी ने भी कोई सिग्नेचर इस चीज को लेकर के नहीं किए। अब उसके बाद जो भी चीज आती रहे, यानी कि यहां पर राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो है जो कि एक नेता को जनता के बीच में परसेप्शन क्रिएशन के लिए करना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में पिसने वाला कौन है? वो है चुनाव आयोग के अधिकारी। वो यहां परसेप्शन के साथ नहीं चल सकते हैं, वो एक ड्यूटी के साथ बंधे हुए हैं और जब उनके ऊपर इसके असर आएंगे और अगर सत्ता बदल जाती है तो यहां पर बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इस देश की जनता को कई चौंकाने वाली चीजें मिल सकती हैं अगर देश में बदलाव होता है। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो इस वक्त विपक्ष सत्ता पक्ष को इतना तो जरूर घेर रहा है भाई कि उसे अपने बचाव में अब जनहित याचिका लगा करके सुप्रीम कोर्ट जाकर राहुल गांधी को दबाने की तैयारी करनी पड़ रही है। यानी कि मामला बहुत कुछ कहता है, इसी वजह से अब तस्वीर कुछ अलग हो चुकी है। यानी ज्ञानेश कुमार अगर इस दबाव को झेल भी लेते हैं तो ये वो दबाव नहीं है कि किसी नेता को अंदर डाल दिया और ये कर दिया। यहां पर उन्हें रोजाना कागजों के साथ माथा पच्ची करनी पड़ेगी। विपक्ष ने भी इतनी फाइलें इकट्ठी कर दी हैं इलेक्शन कमीशन में, अब उनके रिप्लाई ही रोजाना तैयार होते रहते हैं और जवाब देते रहते हैं। बावजूद इसके कि सीएसडीएस जैसी एक एजेंसी ने अपनी गलती टीवी पर आकर मान ली और उस पर भी चुनाव आयोग ने एफआईआर रजिस्टर कर दी, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये जो सीएसडीएस वाला भी खेल हुआ था, चुनाव आयोग ने जिसकी आड़ में खुद की बात को सामने रखा है कि ये आड़ में नहीं कहा जाना चाहिए, तो भी अगर मामला सामने कहीं एक बड़ी मेहनत करके किसी ने इस लूप को निकाला भी है तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त जनता के सामने एक बहुत बड़ी चीज है, या तो वो कंफ्यूज है या फिर वो नैरेटिव में बह चुकी है। वो नैरेटिव जो कि वोट चोरी के नाम के साथ बनाया गया है और उस वोट चोरी के नाम के साथ ज्ञानेश कुमार का नाम जुड़ रहा है। भले ही पिछले कुछ किताबें उसके अंदर पहले से दाखिल थी, लेकिन अब ठीक रहा एक ही जगह आके फूटेगा जो उस कुर्सी पर होता है। तो यहां पर ज्ञानेश कुमार जी को दोनों तरह की तस्वीरें अपनी कुर्सी पर मिल रही हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। देखना ये होगा कि वो किस तरह से इसे हैंडल करते हैं। और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की भी इस वक्त जो एक छवि है
वो जनता के बीच तो बढ़ रही है, लेकिन लीगल सर्कमस्टेंसेस में फंसकर क्या कोई बड़ा बवाल तैयार हो सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।